नमस्कार। हम और हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम के सजीव प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, इस समय पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है। कोरोना के नियंत्रण के लिए शासन, प्रशासन सभी लोग जुटे हुए हैं और इसको नियंत्रित तभी किया जा सकता है जब हम सब मिलकर सहयोग करें। कोरोना के नियंत्रण के लिए, कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए हर चिकित्सा पद्धति अपनी ओर से प्रयास कर रहा है। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं आयुर्वेद के माध्यम से कोरोना के संक्रमण को किस तरीके से हम रोक सकते हैं। हमारे विशेषज्ञों से आपका परिचय करा देते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर अरुणा ओझा, आपका स्वागत है। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर एस सोनी, आपका भी स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर ओझा, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद जो पद्धति है, चिकित्सा पद्धति काफ़ी प्राचीन पद्धति है, तो कोरोना के संक्रमण को हम कैसे दूर कर सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से? बिल्कुल सही कहा आपने। आयुर्वेद जो है वो विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है जी। और आयुर्वेद में सभी व्याधियों से बचने के तरीके और उनकी चिकित्सा का बहुत विस्तार से वर्णन है जी। अगर हम संक्रामक व्याधियों की बात करें तो संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस तरीके से होता है और उनसे हम कैसे बचें, इसका वर्णन भी आयुर्वेद में किया गया है जी। लेकिन नोवेल कोरोना जो कोविड-19 है वो जैसे पूरे विश्व के लिए नया है वैसे वो आयुर्वेद के लिए भी नया है और रोज हमें कोविड-19 के बारे में नई नई बातें पता चल रही हैं। और एक जो बहुत पुरानी कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो मुझे लगता है कि कोविड-19 के लिए ये जो है बिल्कुल उपयुक्त है। जी। डॉक्टर सोनी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ बातें हैं आयुर्वेद में, जैसे हम अपने खान पान से, कुछ योगासन प्राणायाम के द्वारा भी क्या इसके संक्रमण को रोक सकते हैं? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे आयुर्वेद में आहार, विहार, औषध जी और योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, इन सबका बड़ा ही महत्व है। चाहे वो कोरोना हो या कोरोना से रिलेटेड या इससे भी बड़ी कोई बीमारी हो, सारी बीमारियों के लिए हमारे औषध, आहार, विहार का पूरा योगदान है जी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरी हमारी लाइफ स्टाइल, आहार मतलब हमारी डाइट जी, विहार मतलब हमारी लाइफ स्टाइल, हम कैसे अपने रहन सहन, कब सोते हैं, कब उठते हैं, पूरी लाइफ स्टाइल सुबह से लेके अगली सुबह तक, जी जी। आज की सुबह से लेके अगली सुबह तक दिनचर्या पूरा। जी। तो आहार, विहार, औषध, कुछ औषधियाँ भी हैं जो लक्षणों के आधार पर चिकित्सा की जाती है। और फिर है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्राणायाम, योग, आसन और मेडिटेशन जी जी, जिसमें ये दोनों का इसमें रोल है, शारीरिक और मानसिक। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोरोना का ना सबसे ज़्यादा असर हमारे शरीर पे तो है जी, जो उससे प्रभावित है उन पे तो है, लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति है ना उन पे ज़्यादा हावी हो रहा है जी। वो मानसिक रूप से बहुत परेशान हो रहे हैं कि कहीं हमें ना हो जाए ऐसा, उस कारण भी वो थोड़ा तकलीफ में है। मैं इसमें कुछ थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगी बिल्कुल कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य जी जी, इन्हें हमारे जीवन का 3 उपस्तंभ कहा गया है जी जी। इन 3 खंभों के ऊपर हमारा पूरा जीवन आधारित रहता है। तो हम बहुत अच्छा खाना खाएं, केवल उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, हमारे खाने का तरीका क्या है, हम किस समय खा रहे हैं, कितने अंतर पर खा रहे हैं, खाने के बाद हम पानी कितना पी रहे हैं, कितने समय के बाद पी रहे हैं, ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट होती हैं। तो हमें अपना आहार जो है वो बहुत संतुलित रखना चाहिए। और अभी ये जो कोविड-19 की बात कर रहे हैं, ये श्वसन तंत्र, श्वसन संस्थान है, उसमें संक्रमण होता है इसमें। तो बहुत सारे आहार ऐसे हैं जो हमारे शरीर की जो सामान्य रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बनाने के साथ साथ जो श्वसन संस्थान की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी बनाकर रखते हैं। तो हमें ऐसे आहार को भी अपने भोजन में शामिल करना चाहिए, जैसे अदरक है, सौंठ है, लहसुन, काली मिर्च, दालचीनी, इन चीजों को हम अपने आहार में शामिल करें। पानी हम गर्म पिए और साथ ही निद्रा जो दूसरा बताया गया है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाने के लिए निद्रा जो हमारी नींद रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, इसलिए पूरी नींद लें। लेकिन पूरी नींद लेने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम दिन में सोएं। जी जी, दिन में हमें नहीं सोना है, रात में हम समय पर सोएं और देर रात तक ना जागे और सुबह समय पर उठें।
ये चीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारी जैसे मैम ने कहा कि नींद के लिए, तो कम से कम मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि कम से कम बड़ों को 7 से 8 घंटे की नींद और बच्चों को 10 से 11 घंटे की नींद ये दें। और डाइट प्रॉपर विटामिन सी और विटामिन ई युक्त आहार ज़्यादा लें। अब जैसे विटामिन सी की बात हो रही तो सबको पता है संतरा है, नींबू है, मौसम्मी है, इन फलों का ज़्यादा यूज करें। खट्टे फलों का, साइट्रिक एसिड वाले जितने फ्रूट, क्योंकि कोरोना का रिलेशन एक्चुअली उसके लेवल से, पीएच लेवल से ज़्यादा एल्कलाइन डाइट हमें लेनी है। जी, वो फल जिसमें जो खट्टा हो, खट्टे फल है, हाँ, संतरा, नींबू, मौसम्मी और कुछ विटामिन ई युक्त आहार, जैसे हम अंकुरित मूंग ले सकते हैं, अंकुरित गेहूं ले सकते हैं, अंकुरित चने। इनका सुबह के नाश्ते में एक जो डाइट प्लान है प्रॉपर कि सुबह के नाश्ते में हमें फाइबर युक्त रहे, फिर दोपहर का जो नॉर्मल डाइट तो उसमें नॉर्मल के साथ हम एक्स्ट्रा दही ऐड कर सकते हैं। रात में थोड़ा सा लाइट डाइट लें, ऑयली स्पाइसी रात में ज़्यादा ना खाएं। हाँ जी, ये विटामिन सी और विटामिन ई युक्त आहार ज़्यादा लें। और कुछ जैसे मैम ने अभी बताया था कि अदरक है, हम उसमें और कुछ लहसुन है, कुछ घरेलू चीज़ें हैं, जीरा है, ये सारी चीज़ें तो कॉमनली लेते हैं। इस समय हम उनकी मात्रा थोड़ा बढ़ा दें और संतुलित रूप से लें। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो काफ़ी बढ़ सकती है, काफ़ी हद तक बढ़ेगी। विटामिन सी में आंवला बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद में आंवले का बहुत महत्व है। आंवला जो है विटामिन सी का रिच सोर्स है। उसके साथ साथ वो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद में उसको बहुत अच्छा रसायन बोला गया है। तो आंवले का सेवन हम जरूर करें। जी, डॉक्टर सोनी, विहार की आप बात कर रहे थे, आहार विहार कैसा होना चाहिए? विहार हमारा यही है कि हम रात को टाइम पे सोएं। रात को 10 से 11 के बीच में सो जाएं। निद्रा की बात जैसे हाँ, निद्रा की मैम ने बात की, तो रात को 10 से 11 के बीच में हम सो जाएं और सुबह 4 से 5, 6 बजे तक उठ ही जाएं। फिर उसके बाद उठने के बाद जो हमारा नित्य क्रिया है उसको करें। फिर हम सुबह ना गुनगुना पानी जरूर पिए, या तो तुलसी के अर्क के साथ या तुलसी के पत्तों का काढ़ा बना के, हाँ, वो पिए। फिर उसके बाद हम अपना ब्रेकफास्ट लें। ब्रेकफास्ट में हमने अभी बताया था आपको कि अंकुरित अन्न लें, थोड़े फल लें, थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। फिर दोपहर के लंच में मैंने बताया था पहले कि जो नॉर्मल डाइट है तो उसमें एक्स्ट्रा हमें दही ऐड करना है। और रात में लाइट डाइट। अब हम टाइम पे सोएंगे, फिर सुबह अगले टाइम पे उठेंगे। अब जब उठेंगे तो सुबह नाश्ते के पहले ही हमें योगासन, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें करना है, कर लेनी है। और मेडिटेशन को हम दोनों टाइम करेंगे, सुबह भी और रात में भी करेंगे। फिर मैं आगे मेडिटेशन के बारे में डिटेल में बताता हूँ। मेडिटेशन और योगासन या प्राणायाम वो किस तरीके से इसके मतलब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और हमको स्ट्रॉन्ग करता है? योगासन और प्राणायाम जो होता है वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसका सीधा प्रभाव हमारे मेटाबॉलिज्म के ऊपर पड़ता है। और मेटाबॉलिज्म जब हमारा अच्छा रहता है, चयापचय क्रिया अच्छी रहती है, तो हम जो भी आहार लेते हैं उसका पाचन अच्छे से होता है और उससे हमारे शरीर में पोषण अच्छे से मिलता है, तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है। तो इसलिए हम कोई भी, अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती है और हम कितना भी अच्छा खाएं तो उसका फिर उतना फायदा हमारे शरीर को नहीं मिल पाता है। और इसी तरीके से जो मेडिटेशन होता है वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है और वो जो है हार्मोनल लेवल को वो पूरा बैलेंस करके रखता है। और जब हार्मोनल लेवल जो है संतुलित रहते हैं तो शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं वो संतुलित होती हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। जी, डॉक्टर सोनी, प्राणायाम में कौन कौन से ऐसे आसन हैं जो हमें करने चाहिए? हाँ, मैं आपको बता दूं, योग, आसन और मेडिटेशन तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो योग में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है प्राणायाम। सबसे पहले अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, उद्गीत, ये इम्पोर्टेंट प्राणायाम है, इन्हीं को करना है। और ये हमने अभी मैम ने बताया था कि कोरोना हमारा श्वसन तंत्र से रिलेटेड डिसीज़ है ये, तो उसके लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है अनुलोम विलोम, क्योंकि अनुलोम विलोम के थ्रू ही हम सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं। और हमारे आयुर्वेद में अनुलोम विलोम को प्राणवायु कहा गया है, उसी से प्राणवायु हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जाता है। तो अनुलोम विलोम सबसे ज़्यादा करना है। फिर उसके बाद हम आते हैं आसन में। कुछ आसन है जैसे भुजंगासन है, पाद अंगुष्ठासन है, ताड़ासन है, ये कुछ आसन। और ये अगर ये नहीं बनते हैं तो एक सबसे अच्छा आसन है सूर्य नमस्कार।
सभी आसनों का एक आसन है। सूर्य नमस्कार से भी काफ़ी कुछ काफ़ी उसमें पूरे बॉडी का ही एक्सरसाइज हो जाता है। और फिर उसके बाद आते हैं हम आसनों के बाद मेडिटेशन में। तो मैम ने अभी बताया कि मेडिटेशन हमारा मानसिक जो भी स्ट्रेस है, जिस भी तरह के स्ट्रेस हार्मोन है, वो सबको नॉर्मल करता है। जी। अभी हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान लोग घरों में रहते हैं, फिजिकल वर्कआउट नहीं हो पाता है बिल्कुल भी घर में रहने के कारण, और सिर्फ खाना और सोना होता है। और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि लोग मानसिक रूप से भी परेशान हो जाते हैं। तो इससे हम कैसे उबर सकते हैं आयुर्वेद के द्वारा? ये निशा जी बहुत गंभीर सवाल आपने किया। लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है, जो मानसिक विकार है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इसके रोगियों की संख्या बढ़ गई है। और सबसे दुख की बात है कि ये हमारा जो युवा वर्ग है, 14 वर्ष से ऊपर के बच्चे और हमारे युवा हैं, उनमें ये ज़्यादा हो रहा है। तो उसका सबसे अच्छा उपाय है कि हम लॉकडाउन के सकारात्मक पहलू को देखें। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ करना होता है तो हम सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। तो आज हमारे पास बहुत समय है और वो सारे काम जो हमने सोचे थे कि हम नहीं कर पा रहे थे, हम अपनी हॉबी, हमारी जिसकी जो हॉबी है, आप अच्छी किताबें पढ़ें, पेंटिंग करें, डांस करें, गाना गाएं, आप अपनी रुचि के अनुसार काम करें। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो युवा वर्ग है उसका अपने परिवार और समाज के साथ संवाद खत्म होता जा रहा है। और संवाद यदि होता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता है। तो कोरोना से बचाव के लिए हमको फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, लेकिन मन से हम जुड़ें, घर में संवाद जो है स्थापित करें। और उससे संवाद स्थापित नहीं होने से एक अकेलापन होता है और जो युवा वर्ग है वो परेशान होता है। तो आप अपनी परेशानी अपने घर में शेयर करें, सकारात्मक सोच रखें। सुबह आपका जो रूटीन डिस्टर्ब था, आप एक प्रण कर सकते हैं कि इस लॉकडाउन में हम अपने पूरे आहार को, विहार को नियमित करेंगे और उसी आदत को हमेशा बनाकर रखेंगे। जी डॉक्टर साहब, हम और भी बातें करेंगे आयुर्वेद पद्धति से किस प्रकार से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है और कैसे इसके संक्रमण को रोक सकते हैं कोरोना के। अभी देख लेते हैं संदेश। अरे साहब, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा, डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। डॉक्टर साहब, डॉक्टर ओझा ने जैसे बताया कि खान पान के साथ साथ मानसिक जो परेशानियां आती हैं उससे हम कैसे बच सकते हैं। खासकर हम देखते हैं कि छोटे और बड़े बुजुर्ग जो हैं उन पर भी बहुत डिप्रेशन और ये जो क्या कहना चाहिए, मानसिक रूप से परेशानी बच्चों और बूढ़ों पे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि युवा वर्ग तो मैनेज कर रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन बच्चों के लिए ज़्यादा परेशानी, बच्चे और बूढ़ों के लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो बड़े हैं घर पे उन्हीं को शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा बड़े करेंगे वैसा देख के बच्चे करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि दर्शकों से कि जो बड़े हैं घर पे वो ही प्राणायाम और मेडिटेशन स्टार्ट करें और साथ में बच्चों और बुजुर्ग को बैठा के करवाएं, अपना परिवार में साथ, क्योंकि छोटे बच्चे ना ऐसे नहीं करेंगे। तो जैसे
पहला शेड्यूल उनका बना दिया, आज प्राणायाम करेंगे सुबह, फिर शाम को मेडिटेशन करेंगे, फिर मेडिटेशन में कुछ जैसे हमने बच्चों के लिए कर दिया त्राटक है, थोड़ा बदल बदल के जिससे उनको इंटरेस्ट आए। क्योंकि पर्टिकुलर अगर उनसे हम कहेंगे कि आप कपालभाति करिए, अनुलोम विलोम करिए, तो नहीं कर पाएंगे। तो उनको खेल खेल में ही हमें प्राणायाम और मेडिटेशन दोनों करवाना है, बच्चों को एंगेज करना है। और बूढ़ों को भी ऐसे ही करना है, क्योंकि जो 70 ईयर से ऊपर हैं या 60 से ऊपर हैं तो वो भी थोड़े से ना एंजाइटी में आ जाते हैं, बच्चों की तरह ही बिहेव करने लगते हैं। तो उनको भी प्यार से समझा के हमें ये करना है। जी डॉक्टर ओझा, आयुर्वेद में किस प्रकार से जो कोरोना के लक्षण हैं उसको देखकर उपचारित किया जा सकता है या उसके संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकता है? इसके जो लक्षण है, कोरोना के लक्षण है, वो जो सामान्य फ्लू के लक्षण होते हैं वो 80% केसेस में वैसा ही होता है, सामान्य फ्लू के लक्षण होते हैं। और उसमें मुख्य रूप से तापमान का बढ़ना, सूखी खांसी आना, गले में खराश होना, कई बार सर्दी, सिर दर्द का होना, ये लक्षण जो है सामान्य रूप से मिलते हैं। तो अगर ये लक्षण आप में मिल रहे हैं तो आप तुरंत चिकित्सक के पास जाएं, जो भी नज़दीकी रजिस्टर्ड चिकित्सक है या चिकित्सालय आपके घर के पास है, आप वहाँ जाएं और स्वयं चिकित्सक ना बने। चिकित्सक वहाँ पर ये डिसाइड करेगा कि नॉर्मल फ्लू है या उसमें कोविड संक्रमण का कोई खतरा है, और वो फिर आपको उस तरह से एडवाइस करेंगे कि आपको जांच के लिए जाना है या नहीं जाना है। लेकिन इससे बचाव के लिए एक बहुत अच्छा तरीका रहता है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बना कर रखना। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है संक्रामक व्याधियों से बचने का सबसे अच्छा उपाय है। अगर हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा है तो हम बहुत हद तक किसी भी तरह के संक्रमण से बच जाते हैं। और यदि संक्रमण होता भी है तो उसके लक्षण जो है बहुत माइल्ड होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि उसमें हमको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं मिलता और हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाकर रखें। रोज प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तक योगासन और प्राणायाम करें, नींद पर्याप्त लें, आहार सुपाच्य हो, ताज़ा हो। उसके साथ साथ आयुर्वेद में कुछ बहुत अच्छी इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग्स हैं जिनका सेवन हम किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श से कर सकते हैं, जैसे गिलोय है, आंवला, अश्वगंधा, मुलेठी, शतावरी, तुलसी। ये बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को, जो शरीर की सामान्य रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको वो बनाकर रखती है। जी डॉक्टर साहब, एक विधि हमने आपसे सुनी थी, पंचकर्म विधि, तो ये किस तरह से लाभदायक है? पंचकर्म ये बेसिकली हमारे आयुर्वेद में दो तरह से चिकित्सा होती है। एक होती है शोधन चिकित्सा और एक समन चिकित्सा। समन का मतलब है जो हम औषधियाँ लेते हैं, और शोधन का पंचकर्म ही शोधन चिकित्सा है। तो पंचकर्म में हम क्या करते हैं कि अगर पंचकर्म अच्छी तरह से हो जाए तो जो हम समन की औषधियाँ लेते हैं उनका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। तो मैं आपको पंचकर्म के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि पंचकर्म का मतलब है 5 कर्म: वमन, विरेचन, वस्ति, रक्त मोक्षण और नस्य। इसके अलावा कुछ और भी कर्म हैं, जैसे स्नेहन है, स्वेदन है, शिरोधारा है, और भी कुछ कुछ हैं। तो इसमें जैसे अभी कोरोना से रिलेटेड हम बात करेंगे तो इसमें हम नस से करवा सकते हैं। वो बहुत ही आसान है, वो हमारे आयुष गाइडलाइन में भी है। तो वो किस तरीके से होता है, मैं उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा नस का मतलब है कि हमें दोनों जो ये नाक के छिद्र हैं, इन दोनों नाक के छिद्र से ऑयल डालना है। तो कैसे करना है, रोगी को लिटा दें या सामान्य व्यक्ति जो भी उनको लिटा दें, और कोई भी घर पे ऑयल हो, या तो अणु तेल हो, अणु नहीं है तो तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, उसको गुनगुना करके 3 से 5 बूंद दोनों नाक में डालना है। इसको हम दिन में 3 से 5 बार कर सकते हैं। ये हो गया। फिर इसके बाद हम गंडूस कर सकते हैं। गंडूस का मतलब ये है कि इरिमेदादी तेल या हमारे पास जो भी अवेलेबल है ऑयल, उसको मुंह में भर के कुल्ला करना है और उसको मुंह में भर के रखना है थोड़ी देर, फिर गार्गल करके निकाल देना। इसको भी हम 8 से 10 बार कर सकते हैं। किसी भी तेल को तिल तेल है, सरसों का तेल है, या आपके पास जो इजी अवेलेबल है उसको भी कर सकते हैं। उससे क्या है, कोरोना जो एक हमारा ये ऑयल करने से ना एक सरफेस बना लेता है, तो कोरोना का इन्फेक्शन कम हो जाता है। अगर वो जाता भी है ना तो वो बेसिकली क्या, कोरोना किससे रहता है, लिपिड फॉर्म रहता है। तो वो जैसे ऑयल को हम क्या करते हैं, पानी में डालते हैं ना तो ऑयल ऊपर आ जाता है,
तो हमारे अंदर नाक के अंदर क्या होता है, म्यूकस होता है, तो ये तेल जाने से क्या है एक लेयर बन जाएगी और कोरोना का अगर इन्फेक्शन है तो वो मुंह के थ्रू या नाक के थ्रू निकल आता है। और अच्छा मुंह के थ्रू आता है तो हम गंडूस कर रहे हैं, वो भी ऑयल भर रहे हैं, तो उसको एक सरफेस मिल जाती है उसको निकलने के लिए मुंह के थ्रू। अगर अंदर जाता है तो स्टमक में डाइजेस्ट हो जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा, तो वो फेफड़ों तक नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि उसका सबसे बड़ा रोल फेफड़ों पे ही है। वहीं पर जाके वो अपना इफेक्ट करके हमें श्वसन तंत्र में तकलीफ करता है, श्वास अवरोध कर देता है। तो ऐसे हम पंचकर्म में ये चीज़ें कर सकते हैं। दूसरा, डेली रूटीन में हम बॉडी मसाज अपने से खुद से ही कर सकते हैं। सरसों के तेल या कोई सा भी तेल जो हमारे पास अवेलेबल है उसे कंप्लीट बॉडी का मसाज करें, तो ऑयल गुनगुना करके और गुनगुने पानी से नहाएं। तो ये रूटीन में हमारा ये हो गया स्नेहन स्वेदन, और नस से हो गया। एक वमन थेरेपी है लेकिन वो थोड़ा टफ है, वो हम किसी चिकित्सक के अंडर में ही कर सकते हैं। उसका मैं शॉर्ट फॉर्म बता सकता हूँ कि गुनगुना पानी किया हमने करीब 2-3 लीटर, उसको पी लिया 5-6 गिलास सेंधा नमक डाल के, और ऐसे नॉर्मल वॉमिटिंग कर देंगे तो जो एक्सेस पित्त है, कफ है, वो निकल जाता है। इसको कुंजल क्रिया बोलते हैं। तो ये सारी क्रिया पंचकर्म के तहत आती है। बिल्कुल पंचकर्म, और इससे काफ़ी कुछ हम इसके संक्रमण को रोक सकते हैं। बिल्कुल जी। डॉक्टर ओझा, हम जानना चाहेंगे कि आयुष मंत्रालय ने, आयुष विभाग ने कुछ गाइडलाइन जारी की है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। कोरोना के संक्रमण के साथ ही जो हमारा आयुष मंत्रालय है उसने कुछ एडवाइजरी जारी की थी। उसमें पहले जो एडवाइजरी उन्होंने जारी की वो विशेष रूप से चिकित्सकों के लिए थी कि चिकित्सक के पास जब भी कोई रोगी आता है तो वहाँ पर अगर कोरोना संक्रमण जैसे लक्षण, कोरोना की जब तक जांच ना हो तब तक तो ये कंफर्म नहीं होता है कि वो पॉजिटिव है कि नहीं, लेकिन कोरोना के जो लक्षण है जैसे खांसी का होना, सर्दी होना, बुखार होना, ऐसे लक्षण है तो हमें चिकित्सक को कौन सी औषधियाँ देनी है, आयुष के जो चिकित्सक हैं वो कौन सी औषधियाँ देंगे, तो एक एडवाइजरी जारी हुई थी। दूसरी एडवाइजरी जो है वो आम जनता के लिए थी, जिसको हम सेल्फ केयर गाइडलाइन के नाम से उन्होंने जारी की है। सेल्फ केयर गाइडलाइन जो है वो प्रिवेंटिव मेजर है, जहाँ पर वो जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उसको बना कर रखता है और संक्रमण से हमें बचाता है। और इसमें बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जिसको हर व्यक्ति घर पर कर सकता है और बिना चिकित्सक की सलाह लिए भी वो कर सकता है। और देखने में तो, सुनने में ये चीज़ें बहुत सिंपल लगती हैं, लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब आयुर्वेदिक लिटरेचर पर बेस्ड हैं और उसके साथ साथ इन पर बहुत सारे कई 100 जो साइंटिफिक रिसर्च पेपर हैं वो पब्लिश हो चुके हैं। ये जो एडवाइजरी उन्होंने सेल्फ केयर गाइडलाइन में बताई है उसमें सबसे पहला कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हम दिन भर गर्म पानी का सेवन करें। हम अपने खाने में धनिया, हल्दी, अदरक, लहसुन, इन चीज़ों को शामिल करें। अगर गले में थोड़ी भी खराश लगती है या थोड़ी खांसी है तो आप लौंग का पाउडर शहद के साथ दिन में 3 बार लें। इसी तरीके से जैसे हम भाप लेते हैं, स्टीम इनहेलेशन होता है, तो पानी में आप पुदीने की पत्ती या फिर अजवाइन वो डालकर उसकी भाप लें। फिर अभी डॉक्टर साहब ने जो बताया था नस्य और गंडूश, तो उन्होंने जो नस्य बताया उसमें हम घी और गोघृत जो होता है और उसके साथ साथ नारियल का तेल, इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अड़ू तेल का, नारियल का तेल, तिल का तेल, इसका प्रयोग कर सकते हैं। मुंह में तेल डालकर उसका कुल्ला करना, गंडूश, इसका प्रयोग करेंगे। तो ये सारी गाइडलाइन उन्होंने बताई है कि जिसको हर व्यक्ति करे, और ये अभी केवल कोविड-19 के संक्रमण के लिए ये ज़रूरी नहीं है। हर व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि यदि हम इसको अपनी लाइफ स्टाइल में अडॉप्ट कर लें तो हम वर्ष भर होने वाले जो कई तरह के संक्रमण हैं हम उनसे भी बच सकते हैं। और कई प्रकार की बीमारियां होती ही रहती है, सर्दी, खांसी, कोई भी बीमारी है उससे हम बच सकते हैं। ये सभी चीज़ें जो है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को और विशेष रूप से जो हमारे श्वसन संस्थान में जो संक्रमण होता है उससे हमें बचाता है। जी डॉक्टर साहब, एक और हमने बात सुनी है कि कुछ हवन वगैरह कुछ वो भी काफ़ी फायदेमंद होता है। हाँ बिल्कुल, आयुर्वेद में। हाँ, इसको हम आयुर्वेदिक दृष्टि से भी देखें तो भी उसका एक अलग महत्व है अपना, और आध्यात्मिक तो है। धूपन चिकित्सा है बेसिकली, जिसको हम हवन कहते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आम की लकड़ियों का वो बना के, अग्नि जला के, उसमें गूगल, नीम की पत्तियों को सुखा के उसका हवन, हवन क्या, उसको अग्नि में डालेंगे तो उसके धुएं से धूपन चिकित्सा होती है। तो उससे क्या है कि हम तो संक्रमण से बचेंगे ही, हमारा इन्वायरमेंट, पेरीफेरी इन्वायरमेंट सैनिटाइज हो जाएगा। तो एक प्रकार से वो सैनिटाइज का काम करता है, काम करेगा बिल्कुल। तो उससे क्या है कि
ये एक प्रकार से ये भी हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप करेगा। जी जी। क्योंकि वहाँ का वातावरण अगर शुद्ध होगा तो हम शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से कंफर्टेबल रहेंगे। जी जी। डॉक्टर साहब, सावधानी या बचाव क्या रखें जिससे ये हम संक्रमण को रोक सकें? सावधानी जो हमारा समय समय पर हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो हमें उस चीज़ के लिए सचेत करता रहता है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक फिजिकल डिस्टेंसिंग, कि 2 व्यक्तियों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रहे। जब भी आप किसी भीड़ वाले स्थान पर जाएं या घर से बाहर निकलें तो आप मास्क का उपयोग करें। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जो डिस्पोजेबल मास्क होता है वो मार्केट से लेते हैं और उसको धो धोकर उसका प्रयोग करते हैं। तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि घर पे वो कपड़े का बना हुआ मास्क है उसको प्रयोग करें, और जब भी वो उसका एक बार उपयोग करते हैं तो घर में उसको साबुन से और गर्म पानी से अच्छी तरह से धोएं और तेज धूप में सुखाएं। और यदि धूप नहीं है तो उसको कुकर के अंदर 10 मिनट तक वो शीटी बंद करके 10 मिनट तक वो उसको बॉईल करें और उसके बाद धूप में सुखाएं। और जब भी उसका प्रयोग करें तो उसको आयरन एक बार कर लें, तो वो जो है ज़्यादा अच्छा है। उसके साथ साथ आप अगर बाहर जा रहे हैं, पब्लिक प्लेस पर जा रहे हैं, और यदि आप किसी सरफेस को टच करते हैं जहाँ से संक्रमण का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, जैसे हमारी ATM मशीन है, पब्लिक टॉयलेट है, उनके दरवाजे हैं, स्विच बटन है, स्विच बोर्ड के जो बटन हैं, तो अगर आप ऐसी किसी भी चीज़ को छूते हैं जहाँ से हमको संक्रमण का डर है तो आप हाथ को चेहरे पर ना लगाएं, और आप तुरंत यदि आपके पास साबुन और पानी उपलब्ध है तो आप हाथ धोएं, अदरवाइज आप सैनिटाइज़र का यूज़ करें। जी, आप दोनों ने आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज हमने जो आपको जानकारी दी है उसका लाभ आप अवश्य उठाएंगे। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।